12 जनवरी 2011 कमांडर जोसिंडा जो फाउलर के नेतृत्व में अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल एक सैटेलाइट मरम्मत केंद्र का रखरखाव कर रहा है। जो के दोस्त अंतरिक्ष यात्री ब्रायन हार्पर ने नैनोटेक जीवों के एक असामान्य झुंड को अपनी ओर आते देखा। यह झुंड सैटेलाइट से टकराता है। ब्रायन अपने दोस्त एलन मार्कस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन झुंड ब्रायन को पीछे धकेल देता है और मार्कस एक अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ लापता हो जाता है। ब्रायन जो के शटल तक पहुंच जाता है और पृथ्वी पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। 18 महीने बाद ब्रायन नासा द्वारा अपमानित हो जाता है क्योंकि स्वान द्वारा उन पर हमला करने की उसकी रिपोर्ट को बेतुकी बात बताकर खारिज कर दिया जाता है। जो के साथ उसकी दोस्ती में दरार आ जाती है और वह अपनी पत्नी ब्रेंडा से तलाक ले लेता है। ब्रेंडा अपने बेटे सन्नी के साथ जर्सी चली जाती है और ब्रायन अपने पिता से दूर हो जाता है। 10 साल बाद मेगा स्ट्रक्चरिस्ट केसी हाउसमैन चंद्रमा की असामान्य गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में घुस जाता है। वह एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अपनी नियमित नौकरी पर जाता है, जहां उसे चंद्रमा के कक्षीय प्रक्षेप पथ से आने वाली अजीबोगरीब रीडिंग की पुष्टि मिलती है। बाद में केसी अपनी मां एलेन से मिलने जाता है, जो अल्जाइमर से पीड़ित है, जो अभी भी नासा में काम करती है, लेकिन अब अपने पूर्व पति जनरल डगलस डेविडसन से तलाक ले चुकी है। वे अपने बेटे जिमी की कस्टडी साझा करते हैं और जो के पास विदेशी एक्सचेंज छात्रा मिशेल भी है, जो जिमी की देखभाल भी करती है। काम पर जो को चांद से आने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। केसी ब्रायन होने का नाटक करता है क्योंकि उसे एक संग्रहालय में कक्षा के भ्रमण के लिए बोलने के लिए बुलाया गया था। जब ब्रायन वास्तव में आता है तो केसी अपनी रीडिंग और चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, लेकिन ब्रायन उसे अनसुना कर देता है। इससे पहले केसी अपनी जानकारी ब्रायन को पढ़ने के लिए देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे गेट से बाहर निकाल देते हैं। ब्रायन अब अकेला रहता है, जबकि ब्रेंडा ने टॉम लोपेज से दोबारा शादी कर ली है और उसकी 2 बेटियां हैं, निक्की और लॉरेन। ब्रेंडा ब्रायन को फोन करती है क्योंकि सोनी को पुलिस द्वारा पीछा किए जाने की खबरें खबरों में दिखाई देती हैं। गिरफ्तारी के बाद ब्रायन अपनी जमानत की सुनवाई में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके व्यवधान और वकील के पैसे की कोई परवाह नहीं कहने के कारण जज सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल देते हैं, जिससे सोनी को इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ब्रायन जज को सोनी को रिहा करवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। तभी चांद के कक्षा से बाहर जाने की खबरें फैलने लगती हैं। जो के सहकर्मियों का अनुमान है कि चंद्रमा के टूटने और शहर के आकार के मलबे के टुकड़ों के दुनिया भर में फैलने से पहले उनके पास लगभग 3 हफ्ते से भी कम समय है। नासा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ एक शटल लॉन्च का आयोजन करता है, जो चंद्रमा पर जाकर इस घटना की जांच करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का सामना स्वार्म से होता है और वह शटल को घेर लेता है और फिर अंदर घुसकर अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालता है, जिसे नासा में वापस देखा जाता है। ग्रह पर दहशत फैल जाती है, लूटपाट और दंगे होने लगते हैं। जल्द ही कैलिफोर्निया में सुनामी आती है, जिसमें ब्रायन को केसी की मदद करनी पड़ती है जब वह पानी में बह जाता है। शटल से प्राप्त फुटेज देखने के बाद जब जो को एक गड्ढे के तल में खुदा हुआ एक छेद मिलता है, तो वह नासा के पुराने अभिलेखागार में जाकर ब्रायन के सूट से हेलमेट कैम फुटेज ढूंढती है, जो पहले असफल मिशन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उसे होल्डन फील्ड नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो अभिलेखागार में काम करता है और यह संकेत देता है कि 1969 की चंद्रमा लैंडिंग के बारे में कुछ ऐसा है जिसे नासा छुपा रहा है। जो दूसरे मिशन के लिए एक दल इकट्ठा करने की कोशिश करती है और उसे केसी और ब्रायन से मिलने के लिए लाया जाता है। हालांकि ब्रायन अभी भी उससे नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उनके पिछले मिशन के बाद उसे बस के नीचे फेंक दिया था। उन्हें एक ईएमपी के बारे में पता चलता है जो स्वान को मारने के लिए बनाया गया था, और वे एक संग्रहालय से एक शटल लेते हैं ताकि उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की कोशिश कर सकें। मिशन शुरू होने से पहले ब्रायन सन्नी को जेल से रिहा करवाकर कोलोराडो में टॉम के केबिन में ब्रेंडा और उसके परिवार से मिलवाता है। मिशेल और जिमी भी वहां ड्राइव करते हुए उसके साथ हो लेते हैं। एक और आपदा आसन्न होने पर जो और ब्रायन मिशन को गति देने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और केसी को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वह विशाल संरचनाओं के बारे में उनसे ज्यादा जानता है। वे सभी शटल में सवार होते हैं ठीक उसी समय जब गुरुत्वाकर्षण संबंधी असामान्यता के कारण एक विशाल समुद्री लहर शहर की ओर आ रही होती है। चालक दल पानी से टकराने से ठीक पहले ही उड़ान भर लेता है। कोलोराडो जाते समय सन्नी, मिशेल और जिमी से घुल मिल जाता है
और सन्नी डक से बात करके उसे यकीन दिलाता है कि जिमी सुरक्षित है। रास्ते में 3 चोर उन्हें लूट लेते हैं और उन्हें पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के एक और बदलाव के कारण लोग हवा में ऊपर खिंच जाते हैं, लेकिन मिशेल जिमी को थामे रहती है। आखिरकार वे टॉम के घर पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष में तीनों चांद पर पहुंचते हैं और उसे घेरे हुए झुंड को पाते हैं। वे बम को ऐसी जगह रखते हैं जहां झुंड उसे पकड़ सके, लेकिन वे देखते हैं कि वह बम को छूने से पहले ही रुक जाता है। झुंड उनके शटल पर तब तक हमला करता रहता है जब तक कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय नहीं हो जाते। चालक दल को पता चलता है कि झुंड जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बच रहा है। जो को लगता है कि चांद पर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं और उनमें से एक उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। तीनों चांद के आधार पर पहुंचते हैं, जहां ब्रायन की मुलाकात चांद के ऑपरेटिंग सिस्टम से होती है, जो सन्नी का रूप धारण कर उससे बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि स्वार्म प्राचीन मनुष्यों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। स्वार्म ने अपना दिमाग विकसित कर लिया और चांद पर अपना आधार बनाने से पहले उसके रचयिताओं को मार डाला और उसके केंद्र में मौजूद एक सफेद बौने की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की। चांद अपनी कक्षा से बाहर चला गया क्योंकि उसकी आंतरिक संरचना अस्थिर हो गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रायन को बताता है कि एआई को हराया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक इंसान का पीछे रहना जरूरी है। पृथ्वी पर वापस आकर सन्नी, मिशेल और जिमी टॉम और उसके परिवार के साथ मिलकर वहां से निकल जाते हैं। पहले वाले चोर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सन्नी और टॉम उन्हें बंदूकों से रोक लेते हैं। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, चोर उनका पीछा करते हैं और उन्हें सड़क से भगाने की कोशिश करते हैं। फिर चांद एक और गुरुत्वाकर्षण बदलाव लाता है, जहां पृथ्वी के टुकड़े जमीन से टूटने लगते हैं। चोरों का सरदार मलबे में दब जाता है, जबकि बाकी 2 चोर अपनी कार को एक बड़े टुकड़े से टकरा देते हैं, जब सन्नी किसी तरह एक रैंप से सुरक्षित निकल जाता है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सभी को बचाने के अंतिम प्रयास में चांद पर परमाणु बम गिराने का आदेश जारी करते हैं। हवा कम होने पर सन्नी, टॉम और बाकी सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं और सुरक्षा के लिए एक गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। निक्की का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है, इसलिए टॉम उसे अपना टैंक दे देता है। उसकी सांस फूलने लगती है और वह निक्की से कहता है कि मरने से पहले बस चलते रहो। जब निक्की अपने परिवार के पास पहुंचती है तो ऑक्सीजन वापस आने लगती है, इसलिए सन्नी और मिशेल टॉम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सन्नी एक गिरते हुए पेड़ से गिर जाता है और उसे नीचे दबा देता है। चांद पर तीनों बम को स्वार्म तक पहुंचाने की आखिरी कोशिश करते हैं। जब तीनों बम के पास पहुंचते हैं तो ब्रायन पीछे रहकर बम पहुंचाने के लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसकी जगह ले लेता है। उसे लगता है कि ब्रायन और जो के पास लौटने के लिए परिवार है, जबकि केसी के पास आखिरकार अपनी जिंदगी में कुछ करने का मौका है। ब्रायन और जो उसे अलविदा कहते हैं और स्वार्म केसी के पौड़ को घेर लेता है, इससे पहले कि वह बम विस्फोट करे, स्वार्म को मार डाले और चांद को उसकी सही जगह पर वापस भेज दे। ब्रायन और जो पृथ्वी के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि वे एक पौड़ पर उड़ान भर सकते हैं। ब्रायन और जो अपने परिवारों से फिर मिल जाते हैं।